नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प शख्सियत पर गहराई से बात करने वाले हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और हमारा नजरिया होगा वो सामग्री जो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, मतलब संजय बारू की जो किताब है और फिर उस पर जो फिल्म बनी, उसके एक वीडियो स्क्रिप्ट का सार हमारे पास है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह की कहानी को समझें। एक जाने माने अर्थशास्त्री जो अचानक भारतीय राजनीति के केंद्र में आ गए। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। ये सफर अपने आप में अनोखा है ना, कि एक एकेडमिक, एक इकोनॉमिस्ट कैसे देश के टॉप पॉलिटिकल ऑफिस तक पहुंच गया। बिल्कुल। और यही सबसे रोचक बात है, जैसा ये स्रोत बार बार कहते हैं, एक अर्थशास्त्री जिसे राजनीति में लाया गया और फिर एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक प्रधानमंत्री कहा गया, अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास। हाँ, और ये पूरी कहानी जैसी इन स्रोतों में बताई गई है, वो भारतीय लोकतंत्र में लीडरशिप, पार्टी और सरकार के बीच पावर बैलेंस, इन सब पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बन जाती है। कई परतें हैं इसमें। तो शुरू करते हैं डॉक्टर सिंह की पृष्ठभूमि से। जैसे ये सामग्री बताती है, वो कोई पारंपरिक राजनेता तो थे नहीं। मतलब वो जमीन से उठकर सालों राजनीति के दांव पेच सीख कर ऊपर नहीं आए थे। उनका जीवन तो एकेडमिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी मेकिंग इसी के आसपास घूमता था। और हाँ, 1991 के जो आर्थिक सुधार थे, उसका काफी श्रेय उनको जाता है वित्त मंत्री के तौर पर। जी हाँ, वो बहुत ही अहम मोड़ था भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये सोचना ही काफी दिलचस्प है कि ऐसा व्यक्ति जिसका काम रिसर्च, नीतियां बनाना, आर्थिक विश्लेषण करना था, वो अचानक देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक पद पर कैसे आ गया। ये सामान्य पॉलिटिकल करियर जैसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, और यहीं पर 2004 का वो राजनीतिक माहौल समझना जरूरी है। जैसा स्रोत बताते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने चुनाव जीता, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित घटना हुई जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। हाँ, वो एक बड़ा मोमेंट था। बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने इस पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे बढ़ाया। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस चुनाव के पीछे कई कारण थे। जैसे डॉक्टर सिंह की अपनी एक साफ सुथरी छवि थी, अर्थशास्त्र में उनकी विशेषज्ञता थी, और शायद पार्टी नेतृत्व को उनमें एक वफादार व्यक्ति भी दिखा। अच्छा, तो ये सारी बातें उनके फेवर में गईं। हाँ, और यहीं से वो एक्सीडेंटल या आकस्मिक प्रधानमंत्री वाला लेबल जुड़ता है, जिसे ये स्रोत बार बार सामने लाते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि उनमें खुद प्रधानमंत्री बनने की कोई जबरदस्त महत्वाकांक्षा थी, बल्कि ये भी कि उनका चुना जाना उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियों और पार्टी नेतृत्व के एक खास फैसले का नतीजा था। मतलब उन्हें चुना गया, उन्होंने खुद कोशिश नहीं की थी उस तरह से। ऐसा ही लगता है, जैसा ये सामग्री दर्शाती है। ये संयोग और रणनीति का मिला-जुला खेल था। अच्छा, तो ये तो उनके प्रधानमंत्री बनने तक की बात हुई। अब जरा उनकी लीडरशिप स्टाइल और उस समय के पावर डायनामिक्स पर आते हैं, जैसा इन स्रोतों में दिखाया गया है। यहाँ एक तरह की दोहरी तस्वीर दिखती है। एक तरफ तो दुनिया भर में उनकी बड़ी इज्जत थी, उनकी ईमानदारी, उनकी समझ, उनका शांत स्वभाव, ग्लोबल लीडर्स उनका बहुत सम्मान करते थे, एक स्कॉलर स्टेट्समैन की तरह। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी एक अलग पहचान थी। लेकिन दूसरी तरफ देश के अंदर इन्हीं स्रोतों के मुताबिक उनकी आलोचना भी हुई। कुछ लोगों को लगता था कि वो ज्यादा बोलते नहीं, चुप रहते हैं, और कुछ मानते थे कि वो शायद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हैं। खासकर वो जो संजय बारू की किताब पर आधारित सामग्री है, उसमें तो साफ कहा गया है कि यूपीए सरकार के दौरान असली सत्ता का केंद्र 10 जनपद था, मतलब सोनिया गांधी का आवास, और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी डॉक्टर सिंह सिर्फ एक चेहरा थे, नीतियां कहीं और तय होती थीं। हाँ, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये जो दोहरी सत्ता संरचना का आइडिया है, जैसा स्रोत बताते हैं, इसका सरकार चलाने पर, फैसले लेने पर क्या असर पड़ता होगा। सामग्री इसे डॉक्टर सिंह के कार्यकाल की एक फंडामेंटल रियलिटी की तरह पेश करती है कि पीएम पद पर होते हुए भी एक पैरेलल पावर सेंटर हमेशा मौजूद था। तो इसका मतलब क्या हुआ? फैसले लेने में दिक्कतें आती थीं। अगर हम स्रोतों को देखें तो वो इशारा करते हैं कि इस व्यवस्था की वजह से कई बार फैसले लेने में देरी हुई, या शायद नीतियों में वो पैनापन नहीं आ पाया जो आ सकता था। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा या विजन पार्टी की प्राथमिकताओं या फिर गठबंधन की मजबूरियों के आगे शायद दब जाती थी। ये स्थिति, जैसा स्रोत बताते हैं, उनके कार्यकाल की एक पहचान बन गई। हाँ, ये गठबंधन सरकारों की राजनीति में अक्सर होता है।
जहां पार्टी और सरकार के मुखिया के बीच पावर इक्वेशन हमेशा क्लियर नहीं होती। बिल्कुल। और ये सिर्फ पार्टी के अंदर की बात नहीं, यूपीए तो एक गठबंधन था जिसमें कई पार्टियां थीं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपने एजेंडा। सही बात है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए सबको साथ लेकर चलना और साथ ही एक मजबूत लीडरशिप देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सामग्री बताती है कि कई बार गठबंधन के साथी दलों का दबाव भी फैसलों पर हावी रहता था। जाहिर है, इतने लंबे कार्यकाल में वो भी 2 टर्म्स, तो चुनौतियां और विवाद तो होंगे ही, और स्रोत इन मुश्किल बातों पर भी खुलकर बात करते हैं। खासकर उनके दूसरे कार्यकाल यूपीए 2 में कई बड़े कथित घोटाले सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम लाला मामला, कोयला खदान आवंटन का मामला। हाँ, वो काफी चर्चा में रहे थे। इन स्कैम्स ने सरकार की इमेज को बहुत धक्का पहुंचाया और उन पर पॉलिसी पैरालिसिस यानी नीतिगत पंगुता का आरोप भी लगा। और यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। जैसा आपने पहले भी कहा था, स्रोत इस बात को खास तौर पर हाईलाइट करते हैं कि इन सब घोटालों और आरोपों के बीच डॉक्टर सिंह की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कभी कोई सीधा सवाल नहीं उठा। उन पर करप्शन का कोई पर्सनल चार्ज नहीं लगा। ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था। एक ईमानदार पीएम जिसकी सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। हाँ, और इसी विरोधाभास की वजह से उनकी छवि को लेकर 2 बिल्कुल अलग-अलग बातें कही जाने लगी। जैसा स्रोत बताते हैं, उनके जो आलोचक थे उन्होंने उन्हें कमजोर पीएम का लेबल दिया। उनका तर्क था कि भाई अगर प्रधानमंत्री मजबूत होते तो अपने नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार कैसे होने देते, या गठबंधन के दबाव में गलत फैसले क्यों लेते। अच्छा। दूसरी तरफ उनके समर्थक और शायद कुछ हद तक स्रोत भी इशारा करते हैं कि उन्हें गठबंधन राजनीति का शिकार कहना ज्यादा ठीक होगा। इस नजरिए से देखें तो उनकी दिक्कत ये थी कि गठबंधन की मजबूरियों और पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के चलते उनके हाथ बंधे हुए थे। वो शायद चाहकर भी कड़े फैसले नहीं ले पा रहे थे या गलत चीजों को रोक नहीं पा रहे थे। तो मतलब स्रोत एक तरह से दोनों पक्ष सामने रख रहे हैं। एक तरफ आलोचना कि कंट्रोल नहीं था, दूसरी तरफ बचाव कि हालात ही ऐसे थे। बिल्कुल, सामग्री इन दोनों नजरियों को रखती है, लेकिन खुद कोई जजमेंट पास करती हुई नहीं दिखती। वो पढ़ने वाले या देखने वाले पर छोड़ देती है कि वो इन तर्कों को कैसे देखते हैं। ये दिखाया गया है कि कैसे एक ही व्यक्ति और उसके कार्यकाल को बिल्कुल अलग अलग लेंस से देखा जा सकता है, और ये स्थिति एक बुनियादी सवाल भी खड़ा करती है, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में, कि आखिर जवाबदेही किसकी बनती है, अकाउंटेबिलिटी का सवाल। सही बात है। जब पावर स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो, जब फैसले लेने में कई लोग शामिल हों, तो फिर सफलता या विफलता की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ पीएम की, या पार्टी लीडरशिप की, या पूरे गठबंधन की? स्रोत के नजरिए से देखें तो डॉक्टर सिंह का कार्यकाल इस मुश्किल सवाल को और गहरा कर देता है। चलिए अब इन विवादों से थोड़ा आगे बढ़कर उनके कार्यकाल की विरासत मतलब लेगेसी पर बात करते हैं, जैसा कि स्रोत उसे देखते हैं। क्योंकि कहानी सिर्फ घोटालों की तो नहीं है, स्रोत कुछ पॉजिटिव पहलू भी सामने रखते हैं। सबसे पहले तो वो 1991 वाले आर्थिक सुधार, जिनकी नींव उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे रखी थी, उसे प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके कार्यकाल के शुरुआती सालों में भारत की इकोनॉमी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, जिसका क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट पर वो शुरुआती साल काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वो जो उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी वाली बात थी जिसका हमने जिक्र किया, उसे भी स्रोत उनकी एक अहम विरासत मानते हैं। उस दौर में जब राजनीति में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, उनकी साफ छवि एक बड़ी बात थी। और साथ ही जैसा पहले कहा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख और डॉक्टर सिंह का व्यक्तिगत सम्मान, दुनिया के बड़े नेता उनकी बात सुनते थे, ये भी स्रोत बताते हैं। तो अगर हम स्रोतों में दिखाई गई उनकी पूरी विरासत को समेटें, तो वो एक ऐसे नेता के रूप में दिखते हैं जिनमें भारतीय लोकतंत्र की ताकतें भी हैं और उसकी सीमाएं भी। ताकतें उनकी अपनी ईमानदारी, उनकी बौद्धिक क्षमता, दुनिया में उनकी पहचान, और सीमाएं राजनीतिक मजबूरियां, गठबंधन की राजनीति के पेंच और उनके कार्यकाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की छाया। काफी मिला जुला सा है। हाँ, ये एक जटिल तस्वीर है। स्रोत उन्हें न तो पूरी तरह हीरो बनाते हैं, न विलन। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में काम किया। उनके खाते में कुछ बड़ी उपलब्धियां भी हैं और कुछ गंभीर नाकामियां भी। और वो एक्सीडेंटल वाली थीम पर लौटते हुए स्रोत आखिर में क्या कहते हैं, इस आकस्मिक सफर का अंत क्या रहा? स्रोत का जो अंतिम विचार है वो कुछ ऐसा है कि हाँ, वो संयोग से प्रधानमंत्री बने होंगे, इसमें शायद शक नहीं, लेकिन पद संभालने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरे विश्वास और गंभीरता से निभाने की कोशिश की। यानी हालात उन्हें टॉप पर ले आए, पर एक बार वहां पहुंचने के बाद
उन्होंने अपने तरीके से अपने विश्वासों के आधार पर लीड करने की कोशिश की। अच्छा। ये दिखाता है कि कभी-कभी इतिहास ऐसे लोगों को भी मौका देता है जो खुद शायद सत्ता के पीछे नहीं भाग रहे होते, और फिर ये उन पर होता है कि वो उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है, एक जाने माने अर्थशास्त्री का अचानक राजनीति के शिखर पर पहुंचना, फिर एक ऐसी सरकार चलाना जहां सत्ता के 2 केंद्र बताए जाते हैं, अपने कार्यकाल में आर्थिक सफलताएं भी देखना और गंभीर घोटालों के आरोप भी झेलना, और अंत में एक ऐसी विरासत छोड़ना जिस पर शायद लंबे समय तक बहस चलती रहेगी। व्यक्तिगत ईमानदारी बनाम सरकार पर लगे दाग, आर्थिक सुधारक बनाम कथित तौर पर कमजोर प्रशासक। स्रोत का वो आखिरी वाक्य वाकई सोचने वाला है, संयोग से प्रधानमंत्री, दृढ़ विश्वास से नेता। यह शायद उनके पूरे कार्यकाल की जो दुविधा और जटिलता है उसे एक लाइन में कहने की कोशिश है, जैसा इन सामंत्रियों में दिखाया गया। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें कुछ बुनियादी सवालों के साथ छोड़ जाती हैं जो सीधे इन स्रोतों से ही जुड़े हैं। पहला तो यही कि इतिहास किसी नेता को कैसे आंकता है। क्या उसकी निजी ईमानदारी उसके कार्यकाल की गड़बड़ियों या विवादों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, या दोनों को अलग अलग देखना चाहिए? क्या एक अच्छी इमेज सरकार की कमियों को छुपा सकती है? उभारा है ये खास कहानी, जैसी यहाँ बताई गई है, हमें पॉलिटिकल पावर, पर्सनल एम्बिशन और कभी-कभी इतिहास के अप्रत्याशित मोड़ों के बारे में क्या सिखाती है। क्या वाकई टॉप पर पहुंचने के लिए हमेशा एक तय रास्ता ही होता है, या फिर सहयोग भी अपनी भूमिका निभाता है? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। इन